वर्ल्ड वॉर 2 में परमाणु बम के गिरने के बाद भी जापान ने जिस तरह से तरक्की कर खुद को अपने ही बलबूते पर खड़ा किया है, वो आज दुनिया भर में एक मिसाल बन चुका है। लैंड ऑफ राइजिंग सन का देश कहे जाने वाला जापान पूर्वी एशिया में स्थित अपनी खास संस्कृति के लिए तो जाना ही जाता है। साथ ही साथ जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन दोस्तों, एक समय था जब जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और उस बर्बादी के बाद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जापान कभी उभर भी पाएगा। आज हम फैक्ट स्टोरी पर आपको बताएंगे कि विश्व युद्ध के बाद जापान ने कैसे अपने आप को एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में साबित किया। दोस्तों, अमेरिका से उड़ान भरने वाला एक विमान 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:16 पर जापान में स्थित हिरोशिमा शहर पर एटॉमिक बम गिराता है। यह अटैक इस शहर को तहस नहस करके रख देता है। 70 से 80 हजार लोगों की तत्कालीन मौत हो जाती है। इसके 3 दिनों बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और शहर नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक हमला होता है। यहाँ भी बिल्कुल हिरोशिमा जैसा ही हाल हो जाता है और हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये 2 शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और यहाँ एक भी चीज का नामो निशान देखने को नहीं मिलता। इतना ही नहीं, जापान ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इनफैक्ट न्यूक्लियर अटैक के रेडिएशन इतने खतरनाक होते हैं कि आगे की आने वाली पीढ़ी पर भी इसके बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद एलाइड पावर्स ने कॉलोनियल पावर्स भी ले लिए। जब सबको ये लग ही रहा था कि इस बर्बादी के बाद जापान का अब नामो निशान नहीं रहेगा और इस भयानक हादसे से वो कभी बाहर आकर तरक्की नहीं कर पाएगा, कि तभी जापान ने सबको गलत साबित कर दिया। आज जापान का नाम दुनिया की कुछ सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। लेकिन कहा एक और, लोगों को ये यकीन हो गया था कि जापान कभी इस हादसे के बाद तरक्की नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ ही दशकों में जापान ने तरक्की कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये सब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को खोलकर देखना होगा और इस साल 1945 में जाना होगा, जहां जापान ने सरेंडर कर दिया था और जिसके बाद एलाइड फोर्सेस ने उसे ऑक्यूपाई कर दिया। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या अमेरिका के फोर्सेस की थी। जापान का ऑक्यूपाई करने के बाद अमेरिका तो बस यही चाहता था कि जापान को ऐसा बना दो कि दोबारा वॉर करने की गलती ही ना करे। इसी के चलते जापान को आर्म्ड फोर्स फॉर्म करने से मना कर दिया जाता है और तो और नई पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश किया जाता है और एम्परर हिरोहितो को सिर्फ नाम के लिए थ्रोन पर रखा जाता है। इतना ही नहीं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्रीज से लेकर नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिसमेंटल कर दिया जाता है। दोस्तों, शॉर्ट में कहें तो अमेरिका पूरी तरह से जापान को कमजोर बना रहा था और उसके प्रोग्रेस में कोई भी रुचि नहीं दिखा रहा था। लेकिन इस साल 1948 आते आते अमेरिका का जापान की तरफ से नजरिया बदल रहा था। दरअसल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो रही चीजों में सबसे मेजर इशू था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत का। चाइना में भी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बिखरने लगी थी और फिर वहाँ एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में आ जाती है। कम्युनिस्ट चाइना और कम्युनिस्ट सोवियत दोनों ही अमेरिका के लिए खतरा बन रहे थे। ऐसे में पैसिफिक में अपनी हिगोमोनी और इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग एलाई की साउथ ईस्ट एशिया में जरूरत थी। इसी के चलते वो जापान के इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर ध्यान देता है। दोस्तों, जापान की तरक्की में अमेरिका ने ही एक अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका का मानना था कि इकोनॉमिकली हेल्दी जापान ही साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म को फैलने से रोक सकता था। इसी के चलते अमेरिका का मानना था कि जापान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हायरार्कियल स्ट्रक्चर से बाहर निकलना जरूरी था। हो ये रहा था कि इस सिस्टम के चलते जापान में मौजूद आधे से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड रिच लैंड ओनर्स के अधीन था। ये करते ये थे कि खुद शहर में अपनी जिंदगी बसाकर रेंट पर जमीन देते थे। इसी वजह से एक लैंड रिफॉर्म प्लान को लाया जाता है, जिससे जापान के फार्मर्स को काफी फायदा होता है। कई सब्सिडीज और नए लॉज के चलते फार्मर्स बहुत ही ज्यादा आर्थिक रूप से तरक्की करने लगते हैं। इसके अलावा जापानीज की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने वाला ज़बात्सु ग्रुप के डोमिनेंस और मोनोपोली को भी एक तरह से खत्म कर दिया गया। इसके अलावा भी अमेरिका जापान की कई तरह से मदद करता है। अब अमेरिका जैसे सुपर पावर की मदद के चलते आर्थिक तौर पर भी जापान की काफी तरक्की होने लगी थी और साल 1953 के आने तक जापान बिल्कुल पहले की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बन ही चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान की ज्यादातर इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब सारी इंडस्ट्रीज को वापस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेश स्टार्ट मिलता है। जापानीज जल्द ही अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रिलायबिलिटी के चलते मार्केट में अपनी एक अलग जगह बना लेते हैं।
साल 1972 आते आते जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। स्टील, मोटरसाइकिल, रेडियो, शिप बिल्डिंग, टेलीविजन, टेक्सटाइल्स, कैमरा जैसे सेक्टर्स में वो अपना दबदबा जमा लेती है। इन सब के अलावा जापान का अच्छा एजुकेशन सिस्टम और हाई लिटरेसी रेट जापान को मॉडर्नाइज करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो देखा आपने वॉर के बाद जापान के ग्रोथ में कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। अमेरिका की मदद से लेकर वहाँ के लोगों का नेवर गिव अप एटीट्यूड और लीडर्स के आत्मविश्वास का भी हाथ था। अगर आप भी इससे जुड़ा कुछ और जानते हैं तो हमारे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर ले